तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कद्दू वर्गीय फसलों की कैसे करें बुवाई। स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी आय लेने वाले एक सफल किसान से मुलाकात। दुधारू पशुओं में जेर रुकने की समस्या व निदान। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई कद्दू वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उन्नत किस्मों का चुनाव किस तरह से करें और इसकी बुवाई कैसे करें, इस विषय पर विस्तृत जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर IN शुक्ल से। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय जायद का मौसम आ गया है और सब्जी जो जायद में उगाई जाने वाली होती हैं उनकी बुवाई का बहुत अच्छा समय चल रहा है। किसान भाइयों, जायद में जो कद्दू वर्गीय प्रमुख सब्जियां हैं उनमें प्रमुख हैं लौकी, कद्दू, तरोई, करेला, खीरा आदि। ऐसी कई सब्जियां जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें शीघ्र बुवाई करके हम जायद में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चयन की। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने में भूमि की तैयारी की एक विशेष भूमिका रहती है। यदि हमारे किसान भाई ठीक तरह से खेत को तैयार नहीं करते हैं तो बीज का अंकुरण सही तरह से नहीं हो पाता है, जिसके चलते उपज में भारी गिरावट देखने में आती है। तो किसान भाई किस तरह से करें अपने खेत की तैयारी तथा उसमें खाद एवं उर्वरक की कितनी मात्रा का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जहाँ भी हम अगर इस तरह की बुवाई की बात करते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई की बात करते हैं, तो 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो किसान भाइयों, इसमें जो जायद वर्गीय सब्जियां हैं, प्रमुख रूप से हम 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट खाद अथवा सड़ी गोबर की खाद अपनी पूरी खेत में मिला देते हैं। बुवाई से कम 1 सप्ताह पहले इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। तत्पश्चात रासायनिक खादों का प्रयोग उन्हीं नालियों में करना चाहिए जिसमें हमें बुवाई करना है। तो इस प्रकार से हम उर्वरकों की भी बचत करते हैं। इसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। ये प्रति हेक्टेयर की दर से हम इनका खेत में अपने छिड़काव करते हैं, मिलाते हैं। इसमें आधी नाइट्रोजन की मात्रा पूरी फास्फोरस और पोटास की बुवाई से पहले हम खेत में मिला देते हैं तथा जो शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको 2 बार में हम खड़ी फसल में पहली 35 की अवस्था पर तथा दूसरी 45 से 50 दिन की अवस्था पर नालियों में ही मिट्टी के सहारे उनको पौधों पर मिला देते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत प्रजातियों के बारे में। तो किसान भाई, इस फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए आप इस समय कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं।
जहाँ तक उन्नतशील प्रजातियों की बात है तो अगर हम लौकी की बात करते हैं, इसमें जो प्रजातियां प्रमुख रूप से पूसा मेघदूत, आज़ाद नूतन, पूसा नवीन, पूसा प्रालिफिक लांग, पूसा समर राउंड, इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं ये ग्रीष्म ऋतु में उगाने की सर्वथा योग्य हैं। जहां तक तरोई की बात है, इसमें पूसा चिकनी, पूसा सदाबहार, कल्याणपुर हरी चिकनी, इस तरह की जो प्रजातियां हैं उनको किसान भाई उगा सकते हैं और ये उपयुक्त पाई गई हैं। जहां तक कद्दू की बात है, इसमें नरेंद्र अग्रिम, नरेंद्र उपकार, आज़ाद हाइब्रिड 1 तथा आज़ाद कद्दू 1, इस प्रकार की जो प्रजातियां ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सर्वथा उपयुक्त पाई गई हैं और ये अच्छी पैदावार देती हैं। खेत में पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक निश्चित दर से करनी चाहिए तथा कद्दूवर्गीय सब्जियों को भूमि और बीज जनित रोगों से बचाने के लिए उसके बीजों का शोधन करना भी बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो कद्दू तथा लौकी के 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें खीरा, तरोई, करेला, टिंडा आदि 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ही बीज पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों को चाहिए कि बीज बोने से पहले बीज को शोधित करके बोएं। बीज शोधन के लिए 2 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम बविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको शोधित कर लेते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों जो इनकी बुआई करने का उचित समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक बहुत ही उत्तम रहता है। प्रयास करना चाहिए कि उनकी फसलों के अनुसार, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों में कुछ अधिक फैलने वाली सब्जियां होती हैं तथा कुछ कम फैलने वाली होती हैं, तो जो अधिक फैलने वाली जैसे कद्दू और लौकी की फसलें हैं, बुआई को लाइनों में बोने के लिए 2 से 3 मीटर की दूरी पर हम कुंड बना लेते हैं, नालियां बना लेते हैं। इस प्रकार से हम नालियों में इनकी बुआई करते हैं। इसमें 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बुआई करते हैं, बीजों की रोपित करते हैं। इसके अलग जो और अन्य सब्जियां करेला, खीरा, तरोई आदि हैं, इनकी 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर नालियां बना करके उनके सहारे बुआई करते हैं। जहां तक नालियों में बुआई करने की बात है, इसमें बुआई करने से सिंचाई की जो हमारी आवश्यकता है उसे पूरे खेत में न लगा करके हम नालियों में ही सिंचाई करने से पानी की बचत होती है। इस प्रकार से किसान भाई अगर समय पर बुआई करेंगे, समय पर फसल का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सभी फसलों से अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले राजस्थान के गांव गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के किसान उमेश उत्तम से इनकी आय व्यय के बारे में जाना था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि ये इतनी अधिक आमदनी कमाने के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से करते हैं। यहाँ पे अभी 44 बीघा फार्म मैंने लीज पे लिया है। मेरे पास ये एरिया टोटल 34 बीघा फार्म मैंने अभी जो कल्टीवेशन में ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी टोटल 4 लाख प्लांट लगाए हैं स्ट्रॉबेरी के, और यहाँ पे मैंने एक ही वैरायटी लगाई है, विंटर डाउन करके है, कैलिफोर्निया की वैरायटी है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी के पौधे 4 भागों में बांटकर
अलग अलग समय पर लगाएं ताकि स्ट्रॉबेरी का अच्छा बाजार भाव मिल सके। ये प्लांटिंग मैंने 4 फेस में किया है। पहला स्टार्ट का महीना 5 अगस्त का, उसके बाद में सितंबर के 10 तारीख को, उसके बाद में अक्टूबर में किया है 1 तारीख को और 18 तारीख को। स्ट्रॉबेरी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने हेतु खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। तो इन्होंने कौन कौन से पोषक तत्व कब और कितनी मात्रा में दिए, आइए इस बारे में तमाम जानकारी लेते हैं इन्हीं से। का कल्टीवेशन स्टार्ट में हमने इसको बीघे को 4 ट्रॉली गोबर की खाद, उसके बाद में सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट के, 150 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, DAP 50 किलो, यूरिया 30 किलो, सिम्बियन VM करके आता है वो 50 किलो, उसके साथ में बाइक्यूर F 10 लीटर और 4 लीटर बायोनिमेटोन यूज़ में लिया है स्टार्ट में। उसके बाद में हमने इसकी मिला के अच्छी तरह से खेत की जुताई वगैरह करवा दी। उसके बाद में हमने बेड बना के फिर हमने सिस्टम लगवाया है ड्रिप इरिगेशन में टोटल। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती है, तो ऐसे में स्ट्रॉबेरी की फसल लेने के लिए सिंचाई के साथ साथ यहाँ के वातावरण के तापक्रम को भी काबू करना आवश्यक है। उसमें हमने ड्रिप इरिगेशन प्लस माइक्रो इरिगेशन दोनों भी इसमें यूज़ में लिए हैं, क्योंकि अगस्त में राजस्थान में अच्छी गर्मी होती है। इसकी वजह से हमने थोड़ा इसको क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो इरिगेशन का 1 महीने स्टार्ट में यूज़ लिया था। बेड की साइज़ 4.5 फीट का बेड है। एक बेड पे हमने डबल ड्रिप डाली है, मतलब ऊपर की जो लेंथ है बेड की वो 3.5 फीट लेंथ है। पर प्लांट टू प्लांट हमने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा हुआ है। पर बेड हमने 3 रो लगाई है। स्ट्रॉबेरी की फसल में मल्चिंग का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही खरपतवार की भी समस्या से बचा जा सकता है। जो मल्चिंग करते हैं वो स्टार्ट में नहीं करते हैं। मल्चिंग हम इसमें पहले प्लांट लगाते हैं, प्लांट लगने के 24 से 31 दिन के बीच में मल्चिंग करते हैं। इसमें 2 रीज़न है। एक तो स्टार्ट में पौधा एक क्लाइमेट कंडीशन अच्छी तरह से कंट्रोल होती है माइक्रो इरिगेशन से। उसके बाद में 2 बार खरपतवार जो भी है बीज वो उग जाता है, और फिर फर्टिलाइज़र जो भी डालना है वो बेड के ऊपर पर्टिकुलर डाल के उसकी निराई गुड़ाई करके फिर बाद में उसके ऊपर से हम मल्चिंग डालते हैं। फर्टिलाइज़र हम एक तो फर्टिलाइज़र के साथ पहले तो लेते हैं DAP 10,000 पौधे के पीछे 50 किलो DAP, माइक्रोफूड लेते हैं 10 किलो माइक्रोफूड, स्टेनोह्यूम लेते हैं 10 किलो, सिम्बियन VM लेते हैं 20 किलो, बाइक्यूर लेते हैं, बायोनिमेटोन लेते हैं। इसको मिला के प्लस उसके कार्टा भी मिला लेते हैं थोड़ा दिमक के लिए, और उसको हम पेड़ के ऊपर डाल के अच्छी तरह से गुड़ाई करके ये मल्चिंग कर देते हैं। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की फसल में कई प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कंट्रोल के लिए हम माइट के लिए 15 लीटर पानी के लिए 30 ml इंट्रापिड, 100 ml निम्बेसिडिन, ये तो लेते हैं हम माइट के लिए। और इल्ली के लिए हम लेते हैं कोराजन लेते हैं 5 ml 15 लीटर पानी के लिए। इसकी फ्रूट की साइज़ के लिए और कीपिंग क्वालिटी के लिए हम ग्रीन मिराकल लेते हैं 100 ml 15 लीटर के लिए, माइक्रोफूड लेते हैं 60 ml, बाइक्यूर भी लेते हैं 60 ml, और बैक्ट्रोमाइसिन लेते हैं 7 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए। इससे हमें ग्लीजिंग जो पाउडर मिल्ड्यू वगैरह है ये कंट्रोल हो जाता है। बैक्टीरियल डिजीज़ है टोटल ये हमें ये करता है। हम इसमें अभी तक 95% हम इसको ऑर्गेनिक बेस पे कर रहे हैं। सिर्फ एक 5% अगर नॉर्मल दिक्कत है तो हम केमिकल यूज़ करते हैं, नहीं तो 95% हम इसको ऑर्गेनिक कर रहे हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनके दुधारू पशुओं में कभी कभी जेर रुकने की समस्या देखने में आती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर विकास जायसवाल। किसान भाइयों, आज मैं आपको जानवरों में जेर रुकने की समस्या के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, जब कोई पशुपालक पशु पालता है और गाभिन होने के बाद बच्चा देता है पशु, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जेर नहीं गिरती है। तो यदि कोई पशु बच्चा देता है और उसके 12 घंटे तक उसकी जेर नहीं निकलती है, तो ऐसे केसेस को हम जेर रुकने की समस्या में डाल देते हैं। यानी इसके बाद हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसके बाद हमें पशु चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है। बस 12 घंटे ही आप इंतज़ार करें। किसान भाइयों, ये सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जेर रुकने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, जेर रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ आनुवांशिकी कारण होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है संक्रमण भी हो जाता है उसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है किसी जानवर में, तो इस कारण जेर रुक जाती है। किसी भी कारण से जेर रुके, लेकिन उसका इलाज उचित समय पर कराना अत्यंत आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि जब जानवर बच्चा देता है तो उसकी बच्चेदानी का मुंह जो है वो फैल जाता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद अगर जेर नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं बाहर से जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, या जो गंदगी या रोगों के कारक हैं, ये उसके बच्चेदानी में प्रवेश कर जाते हैं और इस संक्रमण का कारण बनते हैं। और दूसरी बात किसान भाइयों, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो झोला छाप हैं या फिर कोई ग्वाले हैं, उनको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो है खींच के इसको निकाल दें। तो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि जो बच्चेदानी है इसमें जो जेर है, जेर से ही जानवर जो आपका बच्चा है जो पैदा हुआ है, इसको खून की, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की सप्लाई होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खून की मात्रा होती है और अगर बहुत तेज़ी से आप खींचते हैं तो कभी कभी बच्चेदानी फट जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है, रक्त स्राव से जानवर की मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए आप किसी योग्य पशु चिकित्सक को बुलाएं और उससे ही अपने जेर को निकलवाएं। तो किसान भाइयों, जैसा कि जब आपका पशु पैदा हुआ और जेर नहीं निकल रही है, 5-6 घंटे बीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं बेचैनी आपके अंदर होने लगती है। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों, आप जो हरेरा बनाते हैं ना, इसी को खिला सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, एक बड़ी भ्रांति है कि दूध जब तक नहीं निकालेंगे जब तक जो है जेर ना गिर जाएगी। तो ये किसान भाइयों सबसे बड़ी भ्रांति है, क्योंकि जब आप दूध निकालेंगे तभी जेर गिरेगी। क्योंकि दूध जब निकालते हैं तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जानवर के शरीर से, मस्तिष्क से, और ये ही बच्चेदानी में भी संकुचन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो जेर निकलने की प्रक्रिया है वह तेज हो जाती है। तो किसान भाइयों, एक तो ये भ्रांति अपनी मिटा दें, दूध जरूर निकालें। हाँ, पूरा मत निकालें, थोड़ा थोड़ा करके निकालें, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दूध जानवरों में अगर पूरा दूध एक साथ आप निकाल लेते हैं तो मिल्क फीवर नाम की समस्या हो जाती है। दूसरा किसान भाइयों, इसके लिए यूट्रोटोन आता है, प्लोटोन आता है सिरप, और भी कई सिरप आते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का सिरप लेके पिला सकते हैं। यूट्रोटोन बहुत ज़्यादा सामान्यतः मिल जाता है, तो उसको पहले 200 ml पिला दें और उसके बाद एक दिन छोड़ के 150 ml, फिर 150 ml पिला दें। तो इसको पूरा इस तरह से आप 450 ml की पिपिया ख़त्म कर दें। इससे जेर भी निकल जाती है। दूसरी बात, बच्चेदानी की सफाई भी हो जाती है, बच्चेदानी में संक्रमण हो जाता है। यूट्रोटोन में कुछ नहीं है किसान भाइयों, जो आते हैं यही सब है। कुछ किसान भाइयों ने ऐसा भी देखा है कि बांस की पत्तियां खिलाने से ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो बांस की पत्तियां भी खिलाई जा सकती हैं थोड़ी मात्रा में। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरा बोरीपुर, जिला बरेली के कृषक अभिजीत सिंह ने। यह मधुमक्खियों के स्थानांतरण पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अभिजीत सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जाए और उनका स्थानांतरण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उनका स्थानांतरण किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। मधुमक्खियों को स्थानांतरित करने से पहले हमें उनके समय की और उनके स्थान की और उनके फूलों की उपलब्धता की पर्याप्त जानकारी उस स्थान की होनी चाहिए जिस स्थान पर हम मधुमक्खियों को स्थानांतरित कर रहे हैं।
मधुबक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे पहले मधुबक्सों की अच्छी तरह से पैकिंग करनी चाहिए। यदि आपने पैकिंग करते समय किसी भी तरह की असावधानी बरती तो मधुमक्खियों के छत्ते टूटने से आपको नुकसान हो सकता है। स्थानांतरित करते समय एक जो विशेष बात है उसका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खियों को जब भी स्थानांतरित करने से पहले ले जाएं तो मधुमक्खी के बक्सों पे और फ्रेम्स पर नंबर अवश्य डाल दें और नंबर अवश्य डालते वक्त उसमें मधुमक्खियों की जो फ्रेम्स हैं उनको आपस में टकराने से बचाने के लिए उनमें कोई भी पेपर और इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर बोरों के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। और एक जाली नुमा ढक्कन बनता है और जाली नुमा ढक्कन को भी ठोक करके हम बक्सों के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम जो मुख्य ढक्कन होता है उसका प्रयोग नहीं करते। उससे मधुमक्खियों में घुटन पैदा नहीं होती और उनमें हमें छोटी 14 नंबर की कील ठोक करके तथा उनके फ्रेम में बोरे फंसा करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 14 नंबर की कील या कोई भी कील से फ्रेम्स को नहीं ठोकेंगे या उनमें बोरे नहीं फंसाएंगे तो मधुमक्खी के फ्रेम आपस में टकराएंगे और मधुमक्खियां टकराने के कारण नष्ट हो जाएंगी और हमारे बक्से पहुंचने से पहले ही सारे बक्से, जब गाड़ी चलती है तो वो हिलती है और बक्से हिलने के कारण आपस में टकराने के कारण रानी मक्खी भी नष्ट हो सकती है और हमारी कमेरी मक्खियां हैं वह भी आपस में टकराने के कारण मर सकती हैं। मधुमक्खी के मुख्य द्वार को बंद कर देना चाहिए और उस पर मिट्टी का लेप लगा दें या फिर थर्माकोल की गिट्टी फंसा करके उस मुख्य द्वार को बंद कर दें। मुख्य द्वार को बंद करने के बाद फ्रेम में पर्याप्त मात्रा में छत्तों में शहद होना चाहिए। हमारे कुछ मधुमक्खी पालक किसान मधुबक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन करते समय सावधानी नहीं रखते, जिससे उनकी मधुमक्खियां रास्ते में ही उड़ जाती हैं या फिर मर जाती हैं। इसलिए परिवहन के समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समय 1 से 2 दिन का लग जाता है तो मधुमक्खियों को रास्ते में सरवाइव करने के लिए मधुमक्खी में शहद उपलब्ध होना जरूरी है। मधुमक्खियों के स्थानांतरण से पहले मधु निष्कासन ना करें। मौसम जब कोहरा हो, धुंध हो या पानी जैसा मौसम हो तो मधुमक्खी के बक्सों को ना खोलें और ना ही उनसे मधु निष्कासन करें। मधुमक्खी को बक्सों को ले जाते हुए हमें बक्से ऐसे शिफ्ट करने चाहिए कि उनका मुख्य द्वार से मुख्य द्वार एक दूसरे के पीछे उपस्थित हो। पहले हमें किसी ट्रक से या जो भी हम गाड़ी जिससे हम स्थानांतरित कर रहे हैं और हम जिस स्थान तक हमें जाना है वहां नहीं पहुंच पा रहे और सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है, उस स्थिति में हमें बक्सों को किसी खुले स्थान पर निकाल करके रख देना चाहिए और पहले बक्सों को 10 से 15 मिनट तक सामान्य होने दें। उसके बाद उनके मुख्य द्वार को खोलें। ट्रक से निकालकर सीधे अगर हमने बक्से खोल दिए तो मधुमक्खियां आक्रामक होकर के काट सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। फिर शाम को उन्हें मधुमक्खियों के वंश को दोबारा कील ठोक करके और छत्तों को आपस में बोरी से फंसा करके टाइट करके फिर उनका मुख्य द्वार बंद करके फिर मधुमक्खी के बक्से को स्थानांतरित करके गंतव्य स्थान तक आप पहुँच सकते हैं। किसान भाइयों, मधुबॉक्सों से अधिक शहद प्राप्ति के लिए पर्याप्त फूलों की उपलब्धता वाले स्थान का चयन तो करना ही है, साथ ही साथ मधुबॉक्सों के स्थानांतरण के बाद भी मधुमक्खियों की देखरेख करनी चाहिए, जिससे मधुमक्खियां आसानी से पराग इकट्ठा कर सकें। सबसे पहले मधुमक्खी पालक इस बात का ध्यान रखें कि आजकल सरसों का सीजन है और सरसों के सीजन में फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगी कि अपनी मधुमक्खी कॉलोनियों को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर मधुमक्खी के लिए पर्याप्त सरसों का फूल उपलब्ध हो तथा आसपास आने जाने की सुविधा अच्छी हो और पानी की उत्तम व्यवस्था हो। ऐसे स्थान पर मधुमक्खी की कॉलोनियों को जाकर के लगाया जा सकता है। सबसे पहले हमें कॉलोनियों पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको ऐसे स्थान पर रखें जहां उन्हें धूप मिलती रहे और पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह हो। मधुमक्खी जिस मुख्य द्वार से अंदर जाती है तथा जिस मुख्य द्वार से बाहर आती है उसका जो मुंह है, मधुमक्खी के बक्से का पेटी का जो मुख्य स्थान है जहां से मधुमक्खी आने जाने का रास्ता करती है, उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मौसम साफ होता है या धूप निकलती है मधुमक्खी अपने कार्य के लिए उसी मुख्य द्वार से बाहर जाती है और अंदर प्रवेश करती है।
शीतकाल का मौसम अत्यधिक उत्तम रहता है। बस इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन खेतों के आसपास हमने मधुमक्खी कॉलोनी लगाई है वहां पर किसी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव न किया गया हो। अगर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया गया होगा तो वहां पर मधुमक्खियां मरने लगेंगी। यही समय है जो किसान भाइयों के लिए उचित पराग इकट्ठा करने का और उचित शहद प्राप्त करने का। इन सब सावधानियों से आप स्थानांतरित करेंगे और मधुमक्खी कॉलोनियों को समय समय पर देखते रहेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्याज की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और रोग और उनका नियंत्रण। आधुनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कम समय में अच्छी आय का जरिया। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।